हो गया भाई। आइए इसमें नंबर निकालते हैं। मोशन इन अ प्लेन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मोशन इन अ प्लेन में आ जाते हैं हम लोग, मोशन इन अ प्लेन में आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, और इसका थर्ड पार्ट भी रहेगा, तब पूरे सारे पेज कवर होंगे एनसीईआरटी के। भाई देखो मेन काम है एनसीईआरटी के पेजों, सारे पेजों को कवर करना। अब उसके लिए अगर 3 डीपीपी बनती है तो 3, 4 बनती है तो 4, 2 में हो जाता है तो 2, जैसा भी होगा। कोई पेज छोड़ना नहीं है, कोई चीज़ बीच में मिसिंग नहीं करनी है। मतलब ये एक्चुअली फॉर्मेलिटी का काम नहीं है, मैं आपको साफ साफ बात बता दूँ दिल की बात, ये फॉर्मेलिटी नहीं हो रही है। ये वाकई में बिना मिस हुए हर पेज से जो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है उसको बिना मिस किए निकाला जा रहा है, एक एक पेज। इसीलिए हर पेज से क्वेश्चन, लगभग हर पेज से क्वेश्चन है। अब अगर कोई ऐसा पेज होगा जिसमें कुछ चीज़ों को ऐसे ही समझाया गया होगा, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन हर पेज से क्वेश्चन बनता ही है एक्चुअली, इसलिए हर पेज को इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब जैसे पिछले डीपीपी के पेज नंबर 76 तक हम लोग गए, 77, 78 भी था, 79 भी था। अच्छा ये क्वेश्चन पेज नंबर 79 से ध्यान से देखो। प्रोजेक्टाइल इज रिलेटेड विद इनिशियल वेलोसिटी 10, u का मान दिया हुआ है, u वेक्टर दिया हुआ है, और हमारा क्वेश्चन है कि बताइए प्रोजेक्टाइल, बताइए पार्टिकल जिस जगह पे गिरेगा वहाँ का वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। ये u डैश, यही दिक्कत है। हाँ u डैश की वैल्यू बतानी है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि केवल ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट में से ये कंपोनेंट जो u x होता है, ये u cos थीटा होता है, और ये कंपोनेंट जो कि u y होता है वो u sin थीटा होता है ना, u sin थीटा होता है। जब पार्टिकल यहाँ गिरता है तो x कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, और y कंपोनेंट एक्चुअली रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो u cos थीटा होता है कहने का मतलब, और u का ये जो y वाला कंपोनेंट होता है वो माइनस u sin थीटा हो जाता है, जबकि इफेक्टिव वक्त ये u sin थीटा था और ये उल्टा हो गया तो माइनस u sin थीटा। सो u डैश वेक्टर विल बी इक्वल टू, इसका मान कितना बताइए 10, और इसका मान कितना बताइए, इसका मान है 20। तो 10 i कैप तो ऐसा ही रहेगा, और 20 j कैप पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा -20 j कैप। इस प्रकार से बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किया। एनसीईआरटी में 79 के क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। आइए आगे चलेंगे। द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो इसको हमने माना कि इसको हमने a मान लिया, और इसको हमने माना कि b मान लिया, a वेक्टर, और ये b वेक्टर, और ये उनके बीच का एंगल, और जब इसके हेड से यहाँ पर डाला परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर यहाँ पर आकर गिरा, और ये हो गया कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b, दैट विल बी a cos थीटा। component of vector a in the direction of b will be equal to a cos थीटा, ये हो गया मॉड, और डायरेक्शन b की डायरेक्शन होगी यानी कि b कैप। a cos थीटा को हम कैसे रिप्लेस करें, तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि a और b का डॉट प्रोडक्ट a b cos थीटा होता है। a b cos थीटा इस प्रकार से a cos थीटा की जगह पर हम a डॉट b बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ b, और b कैप की जगह पर वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो जब हमने a डॉट b किया तो 3 - 4 आ गया, 3 - 4 आ गया, और जब b का मैग्नीट्यूड किया तो √2 आ गया, और b वेक्टर i कैप माइनस j कैप, और b का मैग्नीट्यूड √2 यानी कि √1² प्लस 1²। तो ये हो गया -1/2 i कैप माइनस j कैप, ठीक है ना। ऑप्शन चॉइस करिए, -1/2 i कैप माइनस j कैप, या कह सकते हैं 1/2 j कैप माइनस i कैप। तो क्वेश्चन अच्छा हो जाते हैं, आर्टिकल पेज नंबर 87 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
ध्यान से देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज, स्केलर क्वांटिटी कंजर्व होती है, ऐसा कैसे होता है भाई? कहाँ कंजर्व होती है स्केलर क्वांटिटी? कंजर्व हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उसको तो डिपेंड करता है। जैसे एनर्जी कभी कंजर्व होती है, कभी एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, कभी कंजर्व होती है, किसी केस में कंजर्व होती है, किसी केस में कंजर्व नहीं होती है। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे होते हैं तो कंजर्व होती है, अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होता है, जैसे फ्रिक्शन वगैरह लग रहा होता है, तो एनर्जी नाम की स्केलर क्वांटिटी कंजर्व नहीं भी रहती है ना। तो इट कैन इट इज कंजर्व इन अ प्रोसेस। अच्छा, इट कैन नेवर टेक ए नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होती है? पोटेंशियल नेगेटिव नहीं होता, बताइए। नेगेटिव पोटेंशियल नहीं होता। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस में जब पी साइड को पॉजिटिव पोटेंशियल और एन साइड को नेगेटिव पोटेंशियल पे डालते हैं कि नहीं डालते हैं? तो लिखा हुआ इट कैन नेवर टेक ए नेगेटिव वैल्यू, गलत हो गया, हमें स्टेटमेंट करेक्ट वाला छाटना है। इफ दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस, क्या फालतू की बात हो रही है? ये इसमें लिखा हुआ है कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने पे बदलती नहीं। क्यों नहीं बदलती भैया? जब हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाते हैं तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलती हुई दिखाई पड़ती है। यानी कि स्केलर क्वांटिटी समय के साथ और दूरी के साथ बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है। स्केलर क्वांटिटी के बारे में ना ये स्टेटमेंट सही है, ना ये स्टेटमेंट, और ना ही ये स्टेटमेंट सही है। इट हैज द सेम वैल्यू फॉर द ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। अब आया, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये कि अगर यहाँ पर मान लीजिए पार्टिकल की वेलोसिटी, या यहाँ पर मान लीजिए पोटेंशियल का मान छोड़ दीजिए वेलोसिटी, और अच्छा एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, ठीक है ना। तो कोई इस फ्रेम से बैठकर देखे तो भी उसको पोटेंशियल 20 वोल्ट कैलकुलेट होकर आएगा। और अगर कोई एक्स वाई और जेड एक्सिस को घुमा दे, है ना, ओरिएंटेशन यानी कि एक्स एक्सिस को ऐसे घुमा दिया गया तो वाई घूमकर यहाँ आ गया और जेड एक्सिस घूमकर यहाँ आ गया, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। और अब अगर वही पर्सन यहाँ पर बैठकर फिर से वही ऑब्जर्वेशन करता है तो अभी भी उसको यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट ही अपीयर होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चौथा ऑप्शन सही है और एनसीईआरटी के पेज नंबर 87 में देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, वाकई में बढ़िया क्वेश्चन है। A man can swim with speed of 5 km/h in still water. How long does it take to cross the river? 1 किलोमीटर चौड़ी नदी है और ये यहाँ पे चलना शुरू करता है और स्ट्रोक्स जो मार रहा है वो रिवर वेलोसिटी के, रिवर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वो प्रयास कर रहा है। इस प्रकार से वो तैरना स्टार्ट करता है। इस प्रकार से तैरना स्टार्ट करेगा और ये नदी का बहाव उसको बहा के ले जाएगा और वो स्विमर जो होगा वो इस तरफ कहीं जाके पहुंचेगा, यहाँ पर नदी के किनारे जाके लगेगा। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। इस तरीके से ये सारा काम किया गया, ठीक है। ठीक है ना, कितने समय में नदी पार करेगा? तो नदी को पार करने में समय बराबर होता है W/U। ये शॉर्टेस्ट टाइम में नदी पार करने का सवाल है, जिसमें ऐसे तैरा जाता है और वो बहाव के साथ ऐसे यहाँ पहुँच जाता है और W/U से ये टाइम निकाला जा सकता है। तो W1 और U की वैल्यू है 5, है ना। तो यानी कि 1/5 यानी कि 1/5 आवर्स हम लिख सकते हैं और हम लिख सकते हैं 1/5 आवर्स। आवर्स को हम मिनट में कन्वर्ट करें तो ये 12 मिनट का समय लगेगा। 12 मिनट में ये स्विमर नदी पार कर पाएगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी पेज नंबर 86 में आप देख लीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा। Particle start from origin at t बराबर 0 with velocity 4 j cap, with velocity 4 j cap and moves in a plane with a constant acceleration of 6i plus 4 j cap. The time after which y coordinate of particle will be 48 मीटर। क्वेश्चन है, बताइए कितनी देर में पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट 48 मीटर होगा। पार्टिकल t बराबर 0 पर ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर रहा है। t बराबर 0 से, t बराबर 0 पर वो ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर रहा है और वो यहाँ पहुँच जाता है। ये x हो गया और ये y हो गया और यहाँ के कोऑर्डिनेट हो गए x, y। तो हमें हमारा क्वेश्चन है कितने टाइम में y कोऑर्डिनेट 48 के बराबर हो जाएगा। तो y डायरेक्शन में इक्वेशन बनाते हैं, u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर
जैसे कि मैंने कहा था कि जब भी आप 2 डायमेंशन मोशन का सवाल सॉल्व करें तो एक्स की इक्वेशन अलग बनाए और वाई की इक्वेशन अलग बनाए। जब एक्स की इक्वेशन बनाए तो कोई चीज़ वाई की ना रखें, और जब वाई की इक्वेशन बनाए तो कोई चीज़ एक्स डायरेक्शन की ना रखें। तो हमारा सवाल क्योंकि वाई डायरेक्शन से संबंधित है, इसलिए हमने वाई डायरेक्शन की इक्वेशन बनाई। वाई की वैल्यू हम चाहते हैं 48, यू वाई है नहीं, और हाफ ए वाई का मान है 4, हाँ जी 4 है, और यहाँ पर टी स्क्वायर है। इस प्रकार से 48 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, हेंस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 24, हेंस टी इज इक्वल टू अंडर रूट 24, और अंडर रूट 24 से मेरा मतलब हो सकता है ठीक है 124। तो यहाँ पर एक्चुअली अंडर रूट 24 5 अप्रॉक्सीमेटली में अगर हम बात करें तो हम लोग 5 सेकेंड पर जा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं 5 सेकेंड पर। लेवल 24 का बेसिकली मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 5 सेकेंड, ठीक है ना। चलिए ये नहीं भाई, ये देखिए फोर्थ ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के पेज नंबर 87 में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ एनसीईआरटी के पेज नंबर 87 में है, इसका मतलब आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। स्केलर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फॉर क्वांटिटीज विद है। स्केलर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, स्केलर्स को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। फॉर क्वांटिटीज विद सेम मैग्नीट्यूड के स्केलर को ही जोड़ सकते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? एक फोर्स 12 न्यूटन है, अच्छा चलो एक पोटेंशियल 10 न्यूटन है, और उसी जगह पर पोटेंशियल -2 न्यूटन आ गया, तो हम इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल पोटेंशियल प्लस का 8 वोल्ट बनेगा। और क्या डिफरेंट मैग्नीट्यूड होने का क्या डिफरेंट स्केलर्स को ही जोड़ सकते हैं, गलत हो गया। हम उन्हीं स्केलर्स को जोड़ सकते हैं जिनमें यूनिट सेम हो, डायमेंशन भी सेम हो। डिफरेंट यूनिट ओनली गलत हो गया, सेम यूनिट ओनली बिल्कुल सही हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि हम पोटेंशियल से ही पोटेंशियल को जोड़ सकते हैं, V1 + V2। हम एनर्जी से ही एनर्जी को जोड़ सकते हैं, हम प्रेशर से ही प्रेशर को जोड़ सकते हैं। यानी कि हम उन्हीं स्केलर्स को जोड़ सकते हैं जिनकी यूनिट सेम हो, डायमेंशन सेम हो। ये चीज़ आपको डायमेंशनल एनालिसिस में एनसीईआरटी में देखने को मिलेगी। पेज नंबर 65 में आप इन बातों को देख पाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है पहला रूल, ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। केवल सेम विमा वाली चीज़ों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। अगला रूल है कि डिफरेंट डायमेंशन की चीज़ों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तीसरा रूल लिखा हुआ है कि ई की पावर जो होगी, ई की पावर या 10 के अंदर चीज़ें, साइन के अंदर, कॉस के अंदर, लॉग के अंदर, ये सब चीज़ें जो होंगी वो डायमेंशन लेस होंगी, ठीक है। तो ये सारे रूल्स वहाँ पर हम लोगों ने करे हुए हैं। ये सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज, ये बात आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 65 में देखने को मिलेगी। ऑल वेक्टर्स मस्ट हैव स्पेसिफाइड डायरेक्शन। क्या मतलब? ऑल वेक्टर मस्ट हैव स्पेसिफाइड डायरेक्शन, सभी वेक्टर्स की एक निश्चित खास दिशा होनी चाहिए। दे मस्ट हैव फिक्स लोकेशन। ये क्या मतलब हो भाई? कुछ वेलोसिटी है, मान लीजिए, तो वेलोसिटी क्या खाली यहीं पर होगी? जब पार्टी यहाँ से वहाँ जाएगा तो लोकेशन चेंज नहीं हो जाएगी। लिखा हुआ है दे मस्ट हैव फिक्स लोकेशन, क्या मतलब है? ये गलत है। पहले के बारे में अभी मैं सोच रहा हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा समय दीजिए, पहले के बारे में मुझे सोचने दीजिए। ऑल वेक्टर्स मस्ट हैव स्पेसिफाइड डायरेक्शन, सभी वेक्टर्स की एक निश्चित दिशा होनी चाहिए। ऐसा कैसे? मान लीजिए कुछ लोगों को दौड़ना है, एक की वेलोसिटी v1 है, एक की वेलोसिटी v2 है, एक की वेलोसिटी v3 है, तो v1 से कहा गया है कि तुम x डायरेक्शन में दौड़ो, v2 से कहा गया है तुम y में दौड़ो, और v3 और थर्ड पर्सन से कहा गया है कि तुम x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के मिडिल में यहाँ पर दौड़ो। तो स्पेसिफाइड डायरेक्शन थोड़ा ना होती है वेक्टर में, एक पर्टिकुलर वेक्टर की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, लेकिन ऑल वेक्टर्स मस्ट हैव स्पेसिफाइड डायरेक्शन। यानी कि पहली लाइन में आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर 3 लोग दौड़े तो तीनों एक्स एक्सिस पे ही दौड़े, अगर 3 बल लगे तो तीनों अपवर्ड ही लगे, अगर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो सारी की सारी वाई डायरेक्शन में ही हो। ऐसा नहीं होता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो एक वेक्टर की डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो सकती है,
लेकिन जितने वेक्टर आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में लेके आ रहे हैं उन सभी की डायरेक्शन सेम होगी, ये गलत बात है। ये स्पेसिफाइड होगा, ऐसा नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग है। ऑन डिस्प्लेसिंग और रोटेटिंग अ वेक्टर इट शुड बी अनचेंज। क्या बात कर रहे हो यार, एक वेक्टर की दिशा बदल देने से, हाँ ये था, इस वेक्टर को आपने v1 कहा, आपने अब दिशा बदल दी, तो ये जो वेक्टर होगा इसका नाम किसी भी हालत में v1 नहीं होगा, इसका नाम v2 होगा। और आपने फिर डायरेक्शन बदल दी तो इस वेक्टर का नाम कभी v1 v2 नहीं होगा, बल्कि हर हालत में इसका नाम v3 होगा। ये बिल्कुल गलत बात कही जा रही है। इट मस्ट ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बिल्कुल सही है। इसको वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ फॉलो होना चाहिए, ठीक है ना। सेलेक्ट करें स्टेटमेंट अबाउट वेक्टर। वेक्टर वो चीजें हैं जो ट्रायंगल रूल को फॉलो करें। जैसे ये देखिए, ए हो गया, ए के हेड से बी जोड़ दिया, और अब ए के टेल से बी के हेड को मिलाने पर जो वेक्टर बनेगा दैट विल बी ए प्लस बी वेक्टर, जिसे आप लोग कह सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो वेक्टर के बारे में इन तीनों स्टेटमेंट में से पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल गलत है और चौथा बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी की पेज नंबर 65 में देखने को मिलेगा। आइए तेजी से चलें। मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर ए विद रियल नंबर लैम्डा करने से बी बन जाता है। ए से एक रियल नंबर लैम्डा को मल्टीप्लाई करने से नया वेक्टर बी बन जाता है। तो आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। गिव्स अ वेक्टर बी, देन बी मस्ट हैव सेम डायरेक्शन, मस्ट हैव सेम डायरेक्शन एज दैट। बहुत सही है, बिल्कुल सही है। ये इस वेक्टर का नाम a है और इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इस वेक्टर का नाम b हो गया, और b इज इक्वल टू कितना है, 3a है, यानी कि b का मान a के मान का 3 गुना है। और वेक्टर में 3 का या 4 का या 10 का या 10,000 का गुणा कर देने से डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लैम्डा गुना हो जाएगा। मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड एट दैट ऑफ a, बिल्कुल गलत हो गया। मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड a माना जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड 3a माना जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल 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 गलत है। मस्ट हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, मस्ट हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और नन ऑफ दीज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है तो हम चुनाव करेंगे फर्स्ट का और थर्ड का। बहुत बढ़िया सवाल है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 67 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डेफिनेटली बढ़िया सवाल है, कंफ्यूजिंग सवाल है। एक वेक्टर ए में से किसी नंबर को रियल नंबर जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 20 या 25 को मल्टीप्लाई कर देने से एक नया वेक्टर बनेगा जिसका जो b है और b की डायरेक्शन a की डायरेक्शन में ही होगी और मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। डायरेक्शन वही रहेगी, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। बोथ 1 and 3 सही होगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 67 में देखने को ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। आप चाहें देख लीजिए, जैसा आपके पास टाइम हो वैसा कर लीजिए। इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन कंसिडरिंग द एयर रेजिस्टेंस, टाइम ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन आर t1 एंड t2 रिस्पेक्टिवली। अगर हमने मान लीजिए किसी प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ फेंका और वो ऊपर गया और रुका और फिर नीचे आने लगा, और जब वो नीचे आ रहा था तो उसको नीचे आने में t2 टाइम लगा, और जब ऊपर जा रहा था तो ऊपर जाने में टाइम जो लगा वो t1 लगा। तो कौन सा कम होगा, कौन सा ज़्यादा होगा। तो ध्यान से देखिए, जब हम पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे तो g नीचे होगा, और एयर की वजह से जो रिटार्डेशन होगा वो भी नीचे होगा। इस प्रकार से जो नेट रिटार्डेशन होगा वो g प्लस एयर रिटार्डेशन होगा। जबकि जब पार्टिकल नीचे आ रहा होगा तो g नीचे तो लगता ही है, और a जो होगा एयर का जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ लगेगा। इसलिए अब जो एक्सीलरेशन होगा वो g माइनस a होगा, ठीक है ना। और इस समय जो इस समय जो ऊपर जाते वक्त जो रिटार्डेशन होगा वो ज़्यादा होगा, तो टाइम कम लगेगा, है ना, जल्दी रुक जाएगा। और नीचे आते वक्त जो एक्सीलरेशन होगा वो क्योंकि कम होगा इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा। मेरी बात सुनो तो भैया, सुनो तो बोलो बात को।
अगर रिटार्डेशन होगा तो रुकने में समय, अगर रिटार्डेशन ज़्यादा होगा तो रुकने में समय कम लगेगा, और अगर एक्सीलरेशन कम होगा तो पहुंचने में समय ज़्यादा लगेगा। t1 कम होगा t2 से। कहने का मतलब है कि हवा में जब हम बॉल फेंकते हैं तो वो हाईएस्ट पॉइंट पर जल्दी पहुंचती है एज कंपेयर टू हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड आने में समय ज़्यादा लगता है, और ग्राउंड से हाईएस्ट तक जाने में समय कम लगता है। लेकिन पहुंच जल्दी जाती है, चढ़ जल्दी जाती है और उतरती देर से। चढ़ने में अगर 3 सेकंड लगेगा तो उतरने में 4 सेकंड लगेगा। ऐसा मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया। एनसीईआरटी के पेज नंबर 78 में आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। टाइम हो तो देख लीजिए, अदरवाइज जल्दी से अपने डीपीपीस के काम को पूरा करिए। A ball is projected with 10 meter per second 37 degree पर with horizontal from the ground. The magnitude of change in velocity when ball reaches to highest point. चलिए, तो जब हमने बॉल को फेंका था उस समय वेलोसिटी u थी, और जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई तो वेलोसिटी u cos थीटा होगी। इस प्रकार से u का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट u cos थीटा और ये कंपोनेंट u sin थीटा होगा। सो चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम a टू b, a से b तक जो चेंज इन वेलोसिटी होगी, a से b तक जो चेंज इन वेलोसिटी होगी डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1। So v2 is u cos theta I cap और v1 is u cos theta I cap plus u sin theta j cap। ठीक है ना। इस तरीके से u cos theta I cap और u cos theta I cap कैंसिल होने के बाद आया माइनस u sin theta j cap, मतलब माइनस u की वैल्यू 10 और साइन 37 यानी कि 3/5, साथ में j कैप। सो इट इज 6 j कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी का मान आ गया। ये कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 79 में देखने को मिलेगा। ऑप्शन सेकेंड सही है। Select the incorrect options about a unit vector. It has no dimension. Unit vector में कोई डायमेंशन नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। ये b कैप इज इक्वल टू b वेक्टर अपॉन b। चलिए अच्छा वेलोसिटी लिखते हैं। वेलोसिटी कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी कैप यानी कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर अपॉन इसका मॉड। तो इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड और इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया, और यूनिट वेक्टर है नो यूनिट नो डायमेंशन। ये दोनों बिल्कुल सही हैं। और इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जी नहीं। यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताने का काम करता है, मान बताने का काम नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट थर्ड बिल्कुल इनकरेक्ट है, और हम इसी का चुनाव करना है क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही छांटना है। थर्ड बिल्कुल सही है। ये कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 70 में देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 70 में आप देखेंगे आपको मिलेगा। An object is moving in a plane. The direction of velocity at any point on the path of the object. कह रहे हैं एक पार्टिकल एक प्लेन पर मोशन कर रहा है। देखिए इसके मोशन का पैटर्न। तो कह रहे हैं कि the direction of velocity at any point on the path of the object must be perpendicular to the path of the point। बताइए क्या कहना चाहते हैं। वेलोसिटी की डायरेक्शन पाथ के परपेंडिकुलर और कमाल है भैया। ऐसा भी कभी होता है जा इधर है और वेलोसिटी इधर हो गया, ऐसा होता है क्या? गलत हो गया। चलिए ये तो बिल्कुल बेकार चीज लिखी हुई है। मस्ट बी टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ दैट पॉइंट। बिल्कुल सही कहा। पार्टिकल की वेलोसिटी टेंजेंट के अलाउ होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दैट पॉइंट, बिल्कुल सही है। जिस तरफ मोशन हो रहा है वेलोसिटी उसी दिशा में होगी, जाहिर सी बात है। वेलोसिटी की दिशा में ही तो मोशन होता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है।
तो कहना पड़ेगा फोर्थ स्टेटमेंट सही है, क्योंकि फोर्थ में लिखा हुआ है 2 and 3 आर करेक्ट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये एनसीईआरटी की पेज नंबर 77 में आप पाएंगे, इसको देखेंगे, देखना चाहें देख लें, बिल्कुल बिल्कुल देखें भाई। अब वाई इनिशियली एट रेस्ट, Boy initially at rest is holding his umbrella at an angle of 37 degree with the vertical to avoid the rain। एक बच्चा एक लड़का जो कि रुका हुआ है, वो अम्ब्रेला से, वो रेन से बचने के लिए अपना अम्ब्रेला वर्टिकल से 37 डिग्री से पर झुका लेता है। तो रुका हुआ पर्सन अपना अम्ब्रेला जिस तरफ झुकाएगा वो वेलोसिटी ऑफ रेन की डायरेक्शन होगी। अब जब वो चलने लगता है तो वो पाता है, अब जब वो 3 किलोमीटर पर आवर से दौड़ने लगता है तो रेन उसको वर्टिकल गिरती हुई दिखती है। तो जब वो दौड़ने लगा, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ बॉय, और जब वो दौड़ने लगा तो रेन उसको वर्टिकली गिरती हुई दिखती है। तो ये क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। रुका हुआ पर्सन जो देखता है वो वेलोसिटी ऑफ रेन होती है, दौड़ता हुआ पर्सन जो देखता है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय होती है। ये बॉय के लिए नोटेशन बी का इस्तेमाल किया गया है। हाँ जी, नोटेशन बी का इस्तेमाल किया गया। ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये एंगल भी 37 डिग्री होगा। इस प्रकार से हमें बॉय की वेलोसिटी फाइंड करने को कहा गया है। स्टार्ट मूविंग लेवल रोड विद 3 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है भैया, गिवन है। तो निकालना क्या है, the speed of rain observed by him मतलब रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो tan थीटा का इस्तेमाल करें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय ही हमको फाइंड करना है। ये थीटा 37 डिग्री है, तो 37 यानी कि √3 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय 3 by velocity of rain with respect to boy। So velocity of rain with respect to boy is equal to 3 upon √3 यानी कि √3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, अरे भैया ये क्या हो गया भाई, सवाल मेरा गलत हो गया, ऐसा होता है, सोल्यूशन कहाँ गलत हो गया। A boy initially at rest is holding his umbrella at an angle of 37 degree with the वर्टिकल टू ओके। ये देखिए 1037 लिखा हुआ है और हम लिख रहे हैं √3, तो गलत नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। 1037 यानी कि 3/4 राइट। तो 3 से 3 कैंसिल, सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय विल बी इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की पेज नंबर 76 में देखने को आपको मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। Swimmer can swim with the speed 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ही रिवर 500 मीटर चौड़ी है और फ्लो स्टडी है 4 किलोमीटर पर आवर से, एंड ही मेक्स स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द वाटर करंट। एक पॉइंट पर है और ऐसे तैरना स्टार्ट करता है। यह वेलोसिटी ऑफ बोट या स्विमर कहना चाहते हैं, बिल्कुल कहिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। और ये है देखिए वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर को हम लोग यू कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर को हम लोग बी कह सकते हैं, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पर आएगा। और ये सामने वाला पॉइंट बी है, और वो बी नहीं बल्कि सी पर जाकर उसकी यात्रा खत्म होगी, और इसे कहते हैं शिफ्टिंग या ड्रिफ्टिंग। नदी के बहाव के साथ जितना बह जाता है, नदी के बहाव की दिशा में वो जितना बहकर उस दूसरे किनारे पर जाकर लगता है, उस शिफ्ट को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट। ये शिफ्ट भी कहलाता है और ड्रिफ्ट भी कहलाता है। हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। नदी की चौड़ाई 500 मीटर है, ठीक है। आइए पहले टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू W/U यानी कि 500 ओके मीटर, 500 मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें तो सही रहना चाहिए। यू की वैल्यू
3 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज सिंपली 0.5/3 आवर, ठीक है ना, 0.5/3 आवर, ठीक है। और x की वैल्यू निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 4 स्विमर कैन स्विम विद a स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ओके। और रिवर की वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर इंटू 0.5/3, 0.5/3 तो 1 किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये 2.0/3 यानी कि 2/3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2/3 किलोमीटर दूर जाकर लगेगा। उस किनारे पर वो 2/3 यानी कि 0.66 किलोमीटर दूर बहकर सी पॉइंट पर उस किनारे पर जाकर लगेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 86 में देखने को मिलेगा। आइए, A stone is projected from ground at an angle of 30 degree with the vertical hits the ground. At what point of path of motion velocity will be perpendicular to the initial velocity? एक स्टोन को हमने यहाँ से फेंका, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है ना, और पार्टिकल इस प्रकार से यहाँ पर अपने रास्ते पर जाने लगा। जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ उतर रहा होगा तब एक ऐसा क्षण आ सकता है, आएगा नहीं बोला मैंने, आ सकता है, जब इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। ऐसा होना मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा तब होता है, ये घटना तब देखने को मिलती है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री से ज़्यादा हो। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री से कम होगा तो ये घटना देखने को नहीं मिलेगी। ये घटना तब देखने को मिलेगी जब पार्टिकल चढ़ चुका होगा और उतर रहा होगा। At some point between point of projection and highest point, बकवास हो गया, ये बिल्कुल बेकार हो गया। At the point of drop, बिल्कुल ये पक्का सही नहीं है। At the point of projection, at the topmost point सवाल ही नहीं उठता। At the point of projection क्या बात कर रहे हो, मतलब जहाँ पर फेंकोगे वहीं पर ये बात हो जाएगी। फिर से पढ़ो, स्टोन projected from ground at an angle of 30 degree with the vertical hits the ground at what point of path of motion velocity अगर ये घटना देखने को मिलेगी तो कहाँ पर देखने को मिलेगी, जब वो उतर रहा होगा। velocity will be perpendicular to the initial velocity, किस पॉइंट पर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, टॉप पर नहीं, बिल्कुल नहीं, टॉप पॉइंट पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बिल्कुल बकवास हो गया। एट द पॉइंट ऑफ ड्रॉप ऐसा हो सकता है जब वो नीचे गिर रहा हो, यानी कि ये घटना पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच कहीं देखने को मिलेगी या ठीक सी पर भी ये घटना देखने को मिल सकती है। तो हम थर्ड ऑप्शन का चुनाव करेंगे। ये घटना देखने को मिल सकती है बी से सी के बीच में कहीं भी। तो अगर बिटवीन बी टू सी लिखा होता तो भी सही कर देते, अगर लिखा होता व्हेन पार्टिकल इज डिसेंडिंग तो भी सही कर देते, और एट द पॉइंट ऑफ ड्रॉप तो हम इसको सही कर देंगे। एट सम पॉइंट बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट, ना कह रहे हैं ये घटना ए से बी देखने को मिल सकती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये घटना तब देखने को मिलेगी जब पार्टिकल बी पॉइंट को पार कर चुका होगा और डिसेंड यानी कि नीचे उतर रहा होगा। क्वेश्चन अच्छा है, एनसीईआरटी की पेज नंबर 78 पे देखने को मिलेगा। देखने का है तो जरूर देखिए, बिल्कुल जैसा समय हो वैसा करिए। देखने का समय है तो एक बार देख लीजिए भाई, और अगर नहीं समय है तो जल्दी इस काम को निपटाइए, जल्दी से जल्दी करिए। अच्छा, एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी। पार्टिकल का पाथ कैसा होगा मुझे ये फाइंड करना है। पार्टिकल की वेलोसिटी आपके सामने है और पार्टिकल
का एक्सीलरेशन भी आपके सामने है। आप अगर ध्यान से देख पाए तो पार्टिकल की वेलोसिटी 3i + 4j है और पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इनिशियली वेलोसिटी ये है इनिशियल वेलोसिटी और पार्टिकल का एक्सीलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये इनिशियल एक्सीलरेशन है। तो जब पार्टिकल का इनिशियल एक्सीलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो पार्टिकल धीमे धीमे उसकी तरफ जाने लगता है, एक्सीलरेशन की तरफ मुड़ने लगता है। और पाथ कैसा होता है बताइए? पैराबोलिक होता है ना। पैराबोलिक पाथ होता है। जैसे कि मैंने कहा भी था, जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाना शुरू किया तो सबसे पहली लाइन हम लोग बोलते हैं, अगर पार्टिकल का एक्सीलरेशन कभी भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ना हो, साथ ही साथ पार्टिकल का एक्सीलरेशन बिल्कुल कांस्टेंट हो और वो कभी भी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में या कभी भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ना हो, तो जितनी देर तक ये बात रहेगी, जितनी देर तक ये कंडीशंस रहेंगी, फुलफिल होती रहेंगी, उतनी देर तक पार्टिकल का पाथ कैसा होगा बताइए? पैराबोला। आइए मैं आपको पैराबोलिक पाथ की डेफिनेशन एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। अगर किसी पार्टिकल का एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो और वो कभी भी वेलोसिटी के अलोंग आने ना पाए तो ऐसी स्थिति में पार्टिकल का जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। ये बात पैराबोला पढ़ाते वक्त पहले ही लाइन में हम लोग बताते हैं, बुकलेट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आइए ये क्वेश्चन भी हो गया और इसके आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 32। The ceiling of a long hall is 20 meter height if a ball is thrown with speed 40 meter per second so that it can go to the maximum possible horizontal range without hitting the ceiling of the hall, then the angle of projection from the ground will be, ceiling of a long hall is 20 meter height, ठीक है ना। हाइट दी हुई है 20 मीटर। इफ अ बॉल इज थ्रोन विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड सो दैट इट कैन गो टू द मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड विल बी। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। छत को छूने ना पाए, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, हाइट दिया हुआ है और मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज, इन्होंने मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड विल बी। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हुआ? एक सेकेंड, एक क्वेश्चन बाकी है और लास्ट है बस, जरूरी है। ओके, एक सेकेंड, आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। हम जब अगली डीपीपी को सॉल्व कराने के लिए आएंगे तो पहले हम इस डीपीपी का ये आखिरी क्वेश्चन 32 नंबर का सॉल्व करा देंगे और इसी के साथ तुरंत अगली डीपीपी खोल के उसको सॉल्व कराना शुरू कर देंगे। तो 31 तक मैंने करा दिया है, 32 करा देंगे नेक्स्ट डीपीपी की शुरुआत में ही और फिर अगली डीपीपी करेंगे, ठीक है ना। इसको तब तक आप अपने मन से अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं और एनसीईआरटी के पेज नंबर 87 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से हमारे बताने के पहले ही आप चाहें तो वहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब आएंगे तो हम इसको पहले बताएंगे और उसके बाद हम अगली डीपीपी सॉल्व कराएंगे। चलिए।